हेलो स्टूडेंट। आज का जो यूट्यूब लेक्चर है ये मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके लूंगा। बच्चों, कुछ लेसन्स हम स्क्रीन शेयर करके लेंगे और कुछ लेसन्स को हम ब्लैक बोर्ड से करेंगे। मतलब जहां पे ब्लैक बोर्ड की जरूरत होगी वहां पर हम ब्लैक बोर्ड पे जाएंगे और जहां पर टेक्स्ट बुक की जरूरत होगी वहां पे टेक्स्ट बुक से ही करेंगे। मतलब जैसे कोई इक्वेशन हो गया, कोई डायग्राम एक्सप्लेन करना हुआ, ओके, तो हम ब्लैक बोर्ड पे जाएंगे। अदरवाइज बहुत से लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं होगा तो हम टेक्स्ट बुक स्क्रीन शेयर से ही टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा साइंस का फर्स्ट लेसन है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में आप सीखोगे मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बच्चों, पहले तो हम ये बात समझते हैं कि मोशन क्या है। अब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो पहले इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल कैन यू सेंस मोशन, हाउ विल यू एक्सप्लेन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मोशन। मतलब वो कह रहा है कि नीचे जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं, इस एग्जांपल में से कौन से एग्जांपल में आपको मोशन का एहसास होता है। पहला एग्जांपल उसने दिया है द फ्लाइट ऑफ बर्ड। फ्लाइट ऑफ बर्ड, क्या इसमें मोशन का एहसास होता है? यस, इसमें मोशन का एहसास होता है। मतलब ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन में है। अ स्टेशनरी ट्रेन, क्या ट्रेन रुकी हुई है तो मोशन का एहसास होगा? नहीं होगा। लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, पत्तियां जो है हवा में उड़ रही हैं। अगर पत्तियां हवा में उड़ रही हैं तो क्या इसमें मोशन दिखाई देगा? यस, इसमें मोशन दिखाई देगा। अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, पहाड़ी पर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, वहीं पर वैसे ही पड़ा है तो क्या मोशन दिखाई देगा? ऑफ कोर्स मोशन दिखाई नहीं देगा। तो बच्चों, आपने कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पे मोशन है और किसी जगह पे मोशन नहीं है? जैसे द फ्लाइट ऑफ बर्ड, फ्लाइट ऑफ बर्ड ये मोशन में क्यों है? क्योंकि अगर आप खड़े हो तो आपके रिस्पेक्ट में बर्ड अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है। करके आपने क्या कहा? फ्लाइट ऑफ बर्ड जो है वो मोशन में है। अ स्टेशनरी ट्रेन, अगर ट्रेन रुकी हुई है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू यू। आप जो है रुके हुए हो और ट्रेन भी क्या है? रुकी हुई है। मतलब आप और ट्रेन दोनों में से कोई भी एक दूसरे की पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। करके हम कहेंगे कि ट्रेन क्या है? मोशन में नहीं है। लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, आप पत्तियों को देख रहे हो, पत्तियां फड़फड़ा रही हैं या हवा उड़ रही है। मतलब पत्तियां अपने पोजीशन को लगातार क्या कर रही हैं? चेंज कर रही हैं। चेंज करने की वजह से पत्तियां क्या है? मोशन में है। अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, अगर एक पत्थर पहाड़ पे पड़ा हुआ है तो बच्चों पत्थर पहाड़ पर है ना, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, राइट। इसलिए पत्थर भी क्या है? मोशन में नहीं है। तो मोशन जो टर्म है ना, ये रिलेटिव टर्म है। अब रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है? जब अगर मान लो, अगर आप इसका एग्जांपल देखोगे, पहले देख लेते हैं। वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स एवरी डे, समटाइम वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, एज इन केस ऑफ द ब्रीज। आप रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे मोशन देखते हो। आप देखते हो कि लोग यहाँ वहां जा रहे हैं, ओके, पंछी उड़ रहे हैं, कोई जानवर यहाँ वहां पे जा रहा है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? जो कि आपको विजिबली दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जहां पे मोशन होता है मगर आपको दिखाई नहीं देता। जैसे ब्रीज, ठंडी हवा बह रही है, क्या आपको हवा दिख रही है? नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी वो मोशन में है। कैन यू लिस्ट सम अदर एग्जांपल ऑफ मोशन बिसाइड दोस गिवन हियर? ऊपर जो दिया, अभी इसमें जो बताया हवा का एग्जांपल, क्या और भी कुछ ऐसे मोशंस आपने देखे हुए हैं, सॉरी आपने महसूस किए हुए हैं जहां पे मोशन तो हो रहा है मगर मोशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है? तो सिंपल सा आपका एग्जांपल है, अर्थ जो है वो अपने चारों तरफ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, राइट। अब रोटेट कर रहा है तो हमें क्या अर्थ घूमते हुए महसूस हो? हमें अर्थ घूमते हुए महसूस होता है? नहीं महसूस होता, राइट। ठीक है, हमारे ब्लड जो है हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है, ओके। अब ब्लड फ्लो हो रहा है मतलब उसमें मोशन है मगर हमें वो मोशन दिखाई नहीं देता। हम उसको खाली क्या कर सकते हैं? सेंस कर सकते हैं, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, इफ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन। अब ये जो एग्जांपल आपको दिया गया है ना, ये बताने के लिए दिया गया है कि मोशन जो है ये रिलेटिव टर्म है। अब रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है? एक के लिए आप
स्टेशनरी रहोगे और दूसरे के लिए आप मोशन में रहोगे, राइट। मतलब पर्सन टू पर्सन ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव कहते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बस में बैठे हुए हो, आपके बगल में आपका दोस्त बैठा हुआ है। अब एक्चुअली देखा जाए बस चल रही है, लेकिन अगर आप अपने दोस्त को देखोगे तो आपको आपका दोस्त क्या चलता हुआ लगेगा, नहीं, आपको आपका दोस्त कैसा लगेगा, स्टेशनरी है, रुका हुआ लगेगा। और आप भी अपने दोस्त को कैसे लगोगे, रुके हुए लगेगा। लेकिन एक आदमी बस के बाहर है, बस के बाहर से वो आप दोनों को देख रहा है, तो उसके लिए आप दोनों क्या हो गए, मोशन में हो गए। क्यों, क्योंकि उस पर्सन के रिस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन, बस अपनी पोजीशन लगातार बदल रही है, और इस वजह से बस के बाहर वाले व्यक्ति के लिए आप क्या हो गए, मोशन में हो गए। लेकिन जब आप दोनों बस के अंदर हो तो एक दूसरे के लिए आप मोशन में नहीं हो। तो एक ही चीज एक पर्सन के लिए मोशन में है और दूसरे पर्सन के लिए मोशन में नहीं है। इसका मतलब यह है कि मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म है, जिससे हम कहते हैं रिलेटिव टर्म। What do you take into consideration to decide if an object is moving or not? कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या मोशन में नहीं है, ये समझने के लिए आप किस बात को कंसिडर करते हो। तो आप किस बात को कंसिडर करते हो, सिंपल सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रेफरेंस में अपने जगह को, अपने प्लेस को लगातार, अपने पोजीशन को लगातार बदल रहा है, तो आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। यस और नो, राइट। जैसे आप बाहर खड़े थे और बस अपनी पोजीशन को लगातार बदल रही थी, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मोशन में हो गया। तो आप क्या कंसिडर करते हो, द चेंजिंग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये उस सराउंडिंग, राइट, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, मोशन में लेके आती है। यानी मोशन क्या है, रिलेटिव कंसेप्ट है। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाई मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, तो आप ये एग्जांपल देख करके बस बता सकते हो, मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट बिकॉज it changes according to situation. For example, if my friend and we are sitting in the bus, so for each other we are in rest, but the person who is observing from outside the bus to us, for that person we are in motion. So for one person we are in rest and for the other person we are in motion. So the motion is a relative concept. If the position of an object is changing with respect to its surrounding, then it is said to be in motion. ये मैंने आपको बताया था कि आप कैसे मानोगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने पोजीशन को लगातार बदलता जा रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि वो मोशन में। अब जैसे पत्थर जो था, जो पहाड़ी पे पड़ा हुआ था, आप उसे देख रहे थे, पत्थर अपने पोजीशन को नहीं बदल रहा था, स्टोन अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा था, तो हमने क्या कहा कि वो रेस्ट में है। तो मेरे ख्याल से मोशन आपको समझ में आ गया होगा कि मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने प्लेस को चेंज करे, अपने पोजीशन को चेंज करे, तो हम उसे क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो बच्चों, मोशन समझने के बाद अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं हम, जिसमें आप दो चीजें देखने वाले हो। एक तो आप देखने वाले हो डिस्टेंस और दूसरा आप देखने वाले हो डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, और इस बात को हम समझते हैं। तो यहां पे देखो, अब डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, चलिए एक एक्टिविटी की जाती करते हैं। पहले कह रहा है मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन अ डिफरेंट वे एज शोन इन द फिगर 1.a। 1.a फिगर आप देख लो, जहां पे टेढ़ी मेढ़ी लकीर और एक डॉटेड लाइन दिखाई गई है, राइट। अगर मैं ऊपर करता हूं और फिर नीचे की साइड से ए से बी तक का लेंथ मेजर करता हूं, ओके, तो अब यहां पे मुझे ए ऊपर के साइड से जो मैंने मेजर किया वो क्या था, कोई पर्सन अगर ए से चला और वो सीधा उस जो टेढ़ी मेढ़ी लकीर है उसके ऊपर से होता हुआ बी तक पहुंचा, तो एक्चुअली ये क्या उसका पाथ है, जिस रास्ते से वो गया, इसका जो लेंथ मुझे मिलेगा, इस लेंथ को मैं कहूंगा डिस्टेंस। क्योंकि वो ए से बी तक जाने के लिए सीधा नहीं गया, वो इस पाथ को टेढ़े मेढ़े रास्ते से होता हुआ गया। तो ये जो ए से बी तक का जो पाथ लेंथ है, उस पाथ लेंथ को मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस कहूंगा। और जब मैं
यहाँ पे डॉटेड लाइन से मेजर करूंगा तो ये ए और बी के बीच का क्या हो गया, मिनिमम डिस्टेंस हो गया। ए और बी के बीच का क्या हो गया, मिनिमम डिस्टेंस। जब ए और बी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस की बात करोगे तो वो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। और इसको आगे हम समझते हैं और दूसरे एग्जांपल से। नाउ मेजर द डिस्टेंस अलोंग द डॉटेड लाइन, विच डिस्टेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू एंड व्हाई। अब वो कह रहा है कौन सा डिस्टेंस करेक्ट है। देखो जब ए से बी तक वो डॉटेड लाइन से मेजर करेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो फिर वो बात राइट है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्टेंस कर रहा है। तो डिस्टेंस के लिए अब ए और बी जो अपर साइड में जो कर पाथ है वो जो लेंथ है वो, या नीचे वाली साइड से जो कर पाथ है वो लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो ए और बी से जो डॉटेड लाइन वाला जो डिस्टेंस आपने मेजर किया वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे विच डिस्टेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, तो जो डॉटेड लाइन के एक्सेप्ट हमने जो पाथ लेंथ फॉलो किया वो डिस्टेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन मोशन, when it is changing its position continuously, तो उसको आप क्या कहते हो, डिस्टेंस कहते हो। मतलब जो रास्ता किसी ऑब्जेक्ट ने कोई दूरी तय करने के लिए चुना हुआ है, उस रास्ते की पूरी दूरी को आप क्या कहते हो, डिस्टेंस कहते हो। और दो ऑब्जेक्ट जो दो पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, उस मिनिमम डिस्टेंस को आप क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट कहते हो। एक और एग्जांपल से देखते हैं। अब यहां पे देखिए, शीतल फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड संगीता's हाउस। शीतल पहले कहां गई, वे टू स्कूल। अब यहां पे आप देखो, शीतल जो है अपने घर से निकली और पहले वो कहां गई, संगीता के घर पे गई और फिर कहां गई, स्कूल गई। बहुत से बच्चों को हैबिट होता है जब घर से निकलते हैं तो सीधा स्कूल जाने के बजाय अपने दोस्तों के घर से घूमते पहुंचते। तो शीतल ऐसे पहले कहां गई, संगीता के घर पे गई और फिर उसके बाद कहां गई, स्कूल गई। तो उसने कौन सा पाथ फॉलो किया, पहले अपने घर से निकल करके संगीता का घर, फिर संगीता का घर से स्कूल तक का। तो बच्चों ये उसका पाथ था। इस पाथ का पूरा लेंथ कितना था, 500 मीटर और 1200 मीटर। तो फिर ये उसने क्या कवर किया, डिस्टेंस कवर किया। ये जो शीतल जो है 500 मीटर और 1200 मीटर ये दोनों मिलाकर के शीतल का क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। प्रशांत वेंट स्ट्रेट फ्रॉम होम टू स्कूल, बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड, who will take a less time to reach the school and why। प्रशांत जो है सीधा यहां से घर से स्कूल गया, तो किसको कम टाइम लगेगा, अब ऑफ कोर्स कम टाइम किसको लगेगा, प्रशांत को लगेगा। क्यों कम टाइम लगेगा, क्योंकि शीतल ने 500 + 1200 700 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था और उसके कंपेयर में प्रशांत ने खाली 1300 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ऐसे में किसको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम था। तो किसको ज्यादा टाइम लगा, शीतल को ज्यादा टाइम लगा और प्रशांत को कम टाइम लगा। ठीक है, व्हाई, बिकॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रशांत इज लेस एज कंपेयर टू द शीतल। कितना लेस है, 1700 में से 1300 मीटर माइनस कर दो, 400 मीटर जो है प्रशांत कम चला, इसके लिए उसे जो है कम समय लगेगा। In the above example, if they are different between the actual distance and the distance traveled, what is it? Yes, there is a difference. कितने का डिफरेंस है, 400 का है। जो शीतल जो है ये इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना था, 1700 था। और स्कूल और जो शीतल का घर है इसके बीच का एक्चुअल डिस्टेंस कितना था, 1300 था, जो मिनिमम डिस्टेंस था। तो बच्चों ये 1300 जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि शीतल का घर इनिशियल पॉइंट है और स्कूल क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, उस मिनिमम डिस्टेंस को आप क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट कहते हो। और डिस्टेंस क्या होता है, जिस रास्ते से आप एक्चुअली होकर के जाते हो उस रास्ते की पूरी लंबाई जो है, उस पूरी लंबाई को आप क्या कहते हो, डिस्टेंस कहते हो। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आप क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट कहते हो। अब डेफिनेशन याद कर लेते हैं। डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ traveled by an object in motion while going from one point to another। इजी, मैं बार बार यही बात आपको बोलते आ रहा हूं। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ
travel by an object in motion while going from one point to another, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते वक्त जो एक्चुअल रास्ता आप चुनते हो उस रास्ते का जो लेंथ है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में उस लेंथ को आप क्या कहते हो, डिस्टेंस कहते हो। तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ traveled by an object in motion while going from one point to another, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। What is distance? It is the length of the actual path traveled by an object in motion while going from one point to another। ये याद कर लेना क्योंकि आगे हमें ये काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? Displacement is the minimum distance between the starting and finishing point, between the initial and final point। उसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस था वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए एक और एक्टिविटी से हम इसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। अब क्या कर रहा है वो, एवरी मॉर्निंग स्वराली वॉक्स अराउंड द एज ऑफ अ सर्कुलर फील्ड। स्वराली जो है रोज मॉर्निंग वॉक को जाती है और वो एक सर्कुलर फील्ड के किनारे, सर्कुलर फील्ड जो उसके एज पर रनिंग करती है। उसका रेडियस 100 मीटर है। जो सर्कुलर फील्ड है ना, उसका रेडियस कितना है, 100 मीटर है। तो बच्चों अगर रेडियस 100 है, स्वराली जो है सरकमफरेंस पर रनिंग करती है। सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो स्वराली टोटल लेंथ कितना रोज रनिंग करती है, 2 पाई r, 2 इंटू 3.14 इंटू 100। 3.14 इंटू 100 करोगे तो 314 आएगा और फिर 2 तो बचा हुआ है तो कितना हो गया, 628 हो गया। मतलब स्वराली जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 628 मीटर। If she starts from a point A and takes one round, how much distance has she walked? तो एक राउंड लेने पर वो A से A तक आ गई, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 628 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। स्वराली A से जाकर के वापस A तक पहुंची, तो इनिशियल पॉइंट क्या था, A था, और फाइनल पॉइंट क्या था, A था। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस तो बच्चों जीरो हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है मगर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। सीधी सी बात है। आपने देखा स्वराली ए पॉइंट से चली और ए पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्टेंस क्या है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड वो तो सर्कुलर पाथ था, पूरा सरकमफरेंस वाला, वो 628 मीटर आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। एक और पॉइंट से समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक कार दिखाई गई है, काफी सुंदर कार है। इफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी से कार स्टार्ट हो रही है, गोज टू पॉइंट क्यू तक गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 360 मीटर, एंड देन रिटर्न बैक टू पॉइंट बी, फिर पॉइंट पी पे आ गई, तो 360 प्लस 360 टोटल मिलाकर के 720 का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। हाउ मच डिस्टेंस हैज इट ट्रैवल एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 720। अब वो पॉइंट पी से चली, क्यू पे गई और क्यू से वापस पी पर आ गई। तो बच्चों उसका इनिशियल पॉइंट पी है और फाइनल पॉइंट पी है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। कभी कभी तो ये नेगेटिव भी होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर एक कार और आगे चली जाती, जो इनिशियल पॉइंट है उसके डायरेक्शन को चेंज कर देती और पी से पीछे की तरफ चली जाती, तो ये डिस्टेंस को हम नेगेटिव भी लेते थे, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Even the displacement of an object is zero, the actual distance traveled or traversed by object may not be zero। मतलब डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ज्यादा हो, मगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड है। तो डिस्टेंस जो है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस है। तो डिस्टेंस कैन बी more than displacement, but displacement can never be more than distance। तो अब हम लोग जब यहां तक पहुंच चुके हैं तो हमने काफी
पॉइंट देख लीजिए जिससे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टिंग्विश करो। तो बच्चों अब पहला पॉइंट डिस्टेंस वाले इसमें क्या लिखोगे? तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका आएगा वो डिस्टेंस का डेफिनेशन आएगा। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन मोशन, राइट। और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट when the object is in motion is called as a displacement. Distance cannot be zero, but displacement can be zero. Distance can be more than displacement, but displacement can never be more than distance. ये 3 पॉइंट आपको मिल चुके हैं। आगे जब आप पढ़ोगे ना तो आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलने वाला है डिस्टिंग्विश का। अब देख लीजिए क्या पॉइंट है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के बाद थोड़ा सा एक कंसेप्ट और रह गया जो अगले पॉइंट पे आने वाला है। तो अब हम देखने वाले हैं स्पीड हाँ, अगला जो कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बच्चों स्पीड और वेलोसिटी को समझने से पहले हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर वेक्टर्स एंड स्केलर। ये बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं क्योंकि वेक्टर और स्केलर ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बार पूरे फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं पर ये बार बार आएगा। तो समझते हैं वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है। देखो बच्चों पहले वेक्टर और स्केलर समझने से पहले एक टर्म को हमें समझना है जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहा मैंने? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं? हम फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज की बात करते हैं, ठीक है मैं बताता हूं। जैसे मैंने फोर्स की बात की, मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात की, मैंने डिस्टेंस की बात की, आगे चल के प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे, वर्क हम पढ़ेंगे, एनर्जी हम पढ़ेंगे। बच्चों ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है। ये सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क, एनर्जी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो उसका मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट, तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है पहले ये टर्म समझते हैं। मान लो मैंने आपको कहा कि मेरे पास 10 किलो शक्कर है, 10 kg शुगर है। तो बच्चों जो 10 है ना, ये मास का क्या है? अमाउंट है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी का जो अमाउंट होता है, जो एक्चुअल नंबर होता है, उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पे 360 मीटर आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है। 360 क्या है? मैग्नीट्यूड है। मीटर क्या है? उसका यूनिट है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको बताने के लिए, पूरी तरह समझने के लिए खाली मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, उसे हम कहते हैं स्केलर। एग्जाम्पल, मैं शक्कर लेने के लिए दुकान पे गया। क्या मैं दुकानदार को ऐसे कहूंगा कि मुझे इस डायरेक्शन में 5 किलो शक्कर दो? मैं उसको ऐसा नहीं कहूंगा। मैं खाली कहूंगा कि मुझे 5 kg शुगर दो। मतलब 5 बोलने के बाद दुकानदार समझ जाएगा कि इसे 5 किलो शक्कर देनी है। तो ये जो 5 था ये मैग्नीट्यूड था। तो मास को मैंने खाली किससे बता दिया? मैग्नीट्यूड से बता दिया। डायरेक्शन की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। तो मास क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। डिस्टेंस भी क्या है? इसी टाइप का स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्या होता है? जिस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, और फिजिकल क्वांटिटी which can be expressed with help of magnitude as well as direction, दोनों की जरूरत पड़ेगी, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। सिंपल, मैंने फोर्स लगाया। बच्चों फोर्स का यूनिट तो आप जानते हो, न्यूटन होता है। मैंने जो है 5 न्यूटन फोर्स लगाया। किसी ऑब्जेक्ट पे जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो मुझे बताना पड़ेगा मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं। खाली फोर्स लगा के नहीं चलेगा। तो फोर्स के अलावा मुझे और क्या बताना पड़ेगा? डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो फोर्स क्या हो गया?
वेक्टर क्वांटिटी हो गया, सॉरी हाँ वेक्टर क्वांटिटी हो गया। जिस क्वांटिटी को बताने के लिए आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना पड़े उसे आप क्या कहोगे, वेक्टर कहोगे। तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से डिस्टेंस को कंसीडर करते वक्त डायरेक्शन की तो बात ही नहीं करते हैं, खाली जो लेंथ उसने ट्रेवल किया उसकी बात करते हैं। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट और हमें ये भी बताना पड़ता है कि कौन से डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट गया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और डिस्टेंस क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो हमें एक और डिफरेंस मिल गया वेक्टर और स्केलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब हमारे पास 4 पॉइंट हो गए और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो अब अगर आपको पूछा ये बात आपको समझ में आ गई ना, स्केलर और वेक्टर क्या होता है। सिंपल, आप खाली इतना याद रखना, अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड विथ हेल्प ऑफ magnitude only is called scalar quantity, but a physical quantity which require magnitude as well as the direction for its complete expression is called as a vector quantity. तो अब हमारे डिस्टिंग्विश में एक पॉइंट क्या जुड़ जाएगा, स्पीड इज द सॉरी डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब हमको आगे क्वेश्चन भी पूछा है, which of the quantities distance, speed, velocity and time and displacement are scalar and which are vector? Which of the quantities distance, speed, velocity, time and displacement are scalar? तो बताओ बच्चों, स्पीड मैं आपको बता देता हूं, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। स्पीड जो है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी। कैसे, थोड़ी देर में एक्सप्लेन हो जाएगा। टाइम बताने के लिए क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है? किसी ने आपसे पूछा कितने बजे हैं, तो क्या आप ऐसे कहोगे इस डायरेक्शन में 5 बजे? नहीं। तो टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बता चुका हूं, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। इसके डेफिनेशन में आप देखोगे कि ये जो है वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या डिफरेंस है दोनों में बच्चों? एक शॉर्ट में याद रखो, स्पीड रिलेटेड है डिस्टेंस से, वेलोसिटी रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट से। बस इतना आपको याद है ना, फिर आपको दोनों का डिस्टिंग्विश बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। स्पीड रिलेटेड है डिस्टेंस से, वेलोसिटी रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट से। चलिए स्पीड की बात करते हैं। अब आपके बुक में स्पीड इज इक्वल टू क्या दिया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। बच्चों जब भी आप कोई ट्रेन की स्पीड की बात करते हो या बाइक की स्पीड की बात करते हो तो आप क्या कहते हो कि ट्रेन जो है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। अब ऐसे कहते हो 20 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों जो 20 किलोमीटर है ये तो डिस्टेंस है, और आवर क्या है, टाइम है। तो किलोमीटर ऊपर हो गया, आवर नीचे हो गया, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, किलोमीटर डिस्टेंस है और आवर टाइम है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, उसी के बेसिस पर इसका यूनिट भी बनता है। अगर आप डिस्टेंस को मीटर में मेजर कर रहे हो और टाइम को सेकंड में, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। अगर आप डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर कर रहे हो और टाइम को सेकंड में, तो फिर क्या आएगा, किलोमीटर पर सेकंड। तो यूनिट जो है वो इस फॉर्मूले से आप यूनिट भी निकाल सकते हो। अब देखते हैं आगे क्या कहता है, द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। अब ये वर्ड आप ध्यान से देख लो, द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डायरेक्शन की बात आ गई ना, तो जहां पर डायरेक्शन की बात आ जाए मैग्नीट्यूड के साथ में, वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। करके डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और यहाँ पे वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है, तो वेलोसिटी भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड की बात नहीं कर रहा है, वेलोसिटी की बात कर रहा है। और स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन द टाइम रिक्वायर्ड, क्या हो गया, स्पीड हो गया। लेकिन वेलोसिटी क्या हुआ, द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। अब यूनिट टाइम 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 आवर हो सकता है। अगर डिस्टेंस बहुत लार्ज है, जैसे अर्थ से सन का डिस्टेंस, अर्थ से मून का डिस्टेंस,
प्लैनेट का डिस्टेंस, और भी जो प्लैनेट है उनका अर्थ से डिस्टेंस। तो बच्चों ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है तो हम इसको ईयर, तो इफ लार्ज यूनिट्स आर यूज, 1 ईयर कैन ऑल्सो बी यूज एज ए यूनिट ऑफ टाइम। जैसे 5 किलोमीटर पर ईयर, 5 किलोमीटर बहुत कम हो गया। 1 लाख मीटर पर ईयर मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है 1 ईयर में कितना डिस्टेंस जाएगा, 1 लाख मीटर या 1 लाख किलोमीटर। तो हम यहां पर जो टाइम का यूनिट है वो अलग अलग यूज कर सकते हैं। अगर कम डिस्टेंस है तो सेकेंड, मिनट, आवर, या बहुत ज्यादा डिस्टेंस के लिए हम ईयर का भी यूज कर सकते हैं। तो अब यहां पे ये बात तो आपको समझ में, डिस्टेंस क्या है, द स्पीड क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। और वेलोसिटी क्या, देखो ध्यान से, वेलोसिटी में क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं बता चुका हूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करो तो वापस वेक्टर ही आंसर आता है। तो वेलोसिटी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और डिस्टेंस क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। हर एक क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी ना, मैं आपको बताते जाऊंगा कि वो स्केलर है कि वेक्टर है, और हमें याद भी रखना है क्योंकि कहीं पर भी ब्लैंक में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझने के बाद ऑलवेज रिमेंबर में देखते हैं क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम, क्योंकि वहां भी डिस्टेंस अपॉन टाइम है स्पीड में, और वेलोसिटी में भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। डिस्प्लेसमेंट को आप मीटर में मेजर करते हो, टाइम को सेकेंड में, डिस्टेंस को भी आप मीटर में मेजर करते हो। The unit of speed and velocity are the same. In the SI system, the unit is meter per second, while in the CGS system, छोटा है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये ब्लैंक में आएगा। The unit of speed in SI system is dash, तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और CGS में क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो मैंने आपको बताया था, स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, while velocity is related to displacement। ये बात भी याद रखना है। If the motion is along a straight line, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, और तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होगा, सेम होगा। If the motion is along a straight line, the values of speed and velocity are the same, अदरवाइज दे कैन बी डिफरेंट, क्योंकि अगर उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया तो डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, और डिस्टेंस भी बदल जाएगा, तो स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगा, अलग अलग आएगा। लेकिन अगर कोई चीज सीधी लाइन में, कोई ट्रेन सीधी चलती जा रही है, सीधी चलती जा रही है, कहीं भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, तो फिर वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वही उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है तो उस ट्रेन की स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होगी, सेम होगी। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन से कंडीशन में किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा, तो आप क्या कहोगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, without changing its direction, in that condition the speed and velocity of the object is same. Up in the first example on page 1, the straight line distance between the houses of Sheetal and Sangeeta is 500 meter, and that between Sangeeta and Sangeeta's house and school is, वो आपने एग्जाम्पल देखा था ना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे हमने देखा था। आ जाते हैं यहाँ पे, तो शीतल और संगीता के घर के बीच का डिस्टेंस कितना, 500 है, और संगीता और स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1200 है, और स्कूल और हाउस के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस कितना, 1300। ये पॉइंट आप याद रखिए। हाँ, तो इसी की बात हम यहाँ पे आगे फिर से करने वाले हैं। तो the straight line distance between the house of Sheetal and Sangeeta is 500 meter, and that between Sangeeta's house and school is 1200 meter. Also, the straight line distance between Sheetal house and school is 1300 meter. Suppose Sheetal take 5 minutes to reach Sangeeta's house. शीतल जो है संगीता के घर पे पहुंचने के लिए 5 मिनट का टाइम ले रही है। तो बच्चों, शीतल अपने घर से लेकर के जब संगीता के घर तक गई, उसने 500 मीटर का
डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसको टाइम कितना लगा, 5 मिनट लगा। तो शीतल स्पीड अलोंग पाथ ए पे उसका स्पीड क्या आएगा, 500 अपॉन 500 मीटर पर मिनट। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हम इतनी बार बोल लेंगे कि हमें फॉर्मूला याद ही हो जाएगा। शीतल स्पीड अलोंग पाथ बी, जब वो शीतल जो है पाथ बी मतलब संगीता के घर से निकल के स्कूल पे गई, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 1200 मीटर, और टाइम कितना लगा, 24 मिनट। तो उसका स्पीड क्या हो गया, ये सब कैंसिलेशन करके 24 5 या 120 होता है, 50 मिनट पर मिनट आ गया, 50 मीटर पर मिनट आ गया। और शीतल एवरेज स्पीड, अभी एवरेज स्पीड क्या होता है, 500 और 1200, मतलब अपने घर से निकल के संगीता के घर तक का डिस्टेंस और संगीता के घर से लेकर के स्कूल तक का डिस्टेंस, दोनों को प्लस कर दो तो 1700 हो गया। और 5 + 24 को टाइम कितना लगा, 29 मिनट। तो उसका एवरेज स्पीड कितना आ गया, 58.6 मीटर। और अगर अभी आपसे पूछा जाए कि उसको उतना ही टाइम, शीतल को उतना ही टाइम जो है वो घर से लेकर के स्कूल तक जाने में लगा, घर से लेकर स्कूल तक डायरेक्ट गई समझो शीतल, तो फिर अब ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया, मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 1300 का। तो अब देखो वहां पे टर्म चेंज हो गया, वेलोसिटी आ गया। क्यों, क्योंकि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। मैं बता देता हूं कि हम कहां की बात कर रहे हैं। अगर शीतल यहां से सीधा 1300 मीटर अपने स्कूल गई होती, तो फिर ये 1300 क्या है, मैं पहले बता चुका हूं, ये डिस्प्लेसमेंट है। यानी अब जो बात होगी किसकी बात होगी, वेलोसिटी की बात होगी। तो शीतल्स वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या आ गया, टाइम आ गया। तो 1300 मीटर अपॉन कितना आ गया, 29। जो भी आंसर आएगा वो शीतल की क्या होगी, वेलोसिटी होगी। कितनी वेलोसिटी होगी, 44.83 मीटर पर मिनट। तो बच्चों ये बात तो आपको समझ में आ गई कि वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है। अगर आपको पूछा जाए डिस्टिंग्विश बिटवीन द speed and velocity, speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. Speed depend upon the distance, velocity depend upon the displacement. Formula for the speed is distance upon time, formula for the velocity is displacement upon time. तो ऐसे आप काफी जो है डिस्टिंग्विश पॉइंट जो है वेलोसिटी और स्पीड के बीच में लिख सकते हो। तो आपको याद रखना है स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। अब ये होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। Sachin is traveling on a motorbike. Explain what will happen in the following event during Sachin's ride. वो मोटर बाइक पे जा रहा है। तो याद रखना वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड होता है। What will be the effect on the velocity of the motorcycle if its speed increases or decreases? अगर स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, but its direction remain unchanged, लेकिन उसका डायरेक्शन बदल नहीं रहा है और वो सीधी लाइन में जा रहा है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी? तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो सीधी लाइन में जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन रिमेन अनचेंज। हाँ, लेकिन स्पीड क्या हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। हाँ, स्पीड अगर कम ज्यादा हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, अनचेंज नहीं रहेगा, वेलोसिटी चेंज होगा। इन केस ऑफ टर्निंग ऑन द रोड विल द वेलोसिटी एंड स्पीड बी सेम? टर्निंग ऑन द रोड, जब वो रोड पे टर्न हो रहा है ना, तो डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है बच्चों तो उसका वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा, वेलोसिटी बदल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड है, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर। इफ सचिन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोटरसाइकिल कीपिंग इट्स स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट रखा है और डायरेक्शन चेंज करा है, what will be the effect on velocity? Velocity will change. क्यों चेंज? क्योंकि वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो उसको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन और स्पीड दोनों की जरूरत पड़ती है। If on turning Sachin changes the direction as well as the speed of the motorcycle, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, स्पीड भी चेंज कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा।
So it is clear from the above, velocity depends on speed as well as direction. And that velocity changes by, देखो स्पीड पर भी डिपेंड है और किस पर डिपेंड है, डायरेक्शन पर. चेंजिंग द स्पीड, पहले एग्जांपल में उसने क्या किया था, स्पीड चेंज रखा था, डायरेक्शन सेम रखा था, तो वेलोसिटी चेंज हुआ while keeping the direction same. स्पीड चेंज करोगे, डायरेक्शन सेम रखोगे, वेलोसिटी चेंज होगा. चेंजिंग द डायरेक्शन while keeping the speed same, डायरेक्शन चेंज किया, स्पीड सेम रखा, तो वेक्टर होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होगा ही होगा. चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चेंज कर रहे हो तो वेलोसिटी चेंज होगा ही होगा. आपने देखा होगा अगर आप साइकिल चला रहे हो ना, साइकिल चलाते जब आप टर्न लेते हो तो टर्न लेते वक्त आप डायरेक्ट अगर टर्न लेने जाओ तो बहुत बार गिर जाते हो, लेकिन आप टर्न लेते हो थोड़ा सा ब्रेक दबाते हो. ब्रेक दबाते हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, ब्रेक दबा करके आप स्पीड को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, स्पीड कम कर रहे हो. क्यों, एडजस्ट करने के लिए अपने आप को, ताकि आप गिरो नहीं. तो वेलोसिटी भी क्या होता है, चेंज होता है. जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होता ही होता है. तो मेरे ख्याल से आपको स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कांसेप्ट समझ में आएगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ लेते हैं. द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड एट द डिस्टेंस अपॉन टाइम वाज गैलीलियो. गैलीलियो ने, आपको मालूम है कि टेलीस्कोप भी बनाया था. द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज 343.2 मीटर पर. ये सब ब्लैंक में आता है बच्चों, ये याद रख लेने का. स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर कितना है, 343.2 मीटर पर सेकेंड. और द स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. द स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, हाँ ये याद रखना, जब अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व होता है तो उसका जो स्पीड है कितना होता है, 29,770 मीटर पर सेकेंड. तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं. इसके आगे हम और बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं. तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. देखो यहाँ पे कहीं भी ब्लैक बोर्ड की जरूरत नहीं थी, करके मैंने स्क्रीन शेयर करके आपका ये लेक्चर लिया. जहां पर भी जब आगे चल के हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो उस वक्त हम स्क्रीन शेयर के अलावा ब्लैक बोर्ड का भी यूज करेंगे. चलिए, थैंक यू बच्चों, एंजॉय.